हेलो नमस्कार दोस्तों। टेक्नो शर्मा शो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नवा चैप्टर लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में बताए थे ये आधार एग्ज़ाम में 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर मिला के 510 क्वेश्चन है। 510 क्वेश्चन से एग्ज़ाम में 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज नवा चैप्टर लेकर आए हैं। इसमें टोटल 90 क्वेश्चन है नवा चैप्टर में, और इसमें से एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस अध्याय का नाम है नामांकन कर्मचारी के लिए ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार और धोखाधड़ी से बचने के लिए दिशा निर्देश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सेलेशन मैट्रिक्स में संचालक पर्यवेक्षक के नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेलेशन मैट्रिक्स में रजिस्ट्रार के नाम और शिकायत प्रकोष्ठ संपर्क संख्या का उल्लेख न करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेलेशन मैट्रिक्स में नामांकन एजेंसी के नाम और कोड संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह कुछ मदें दी गई हैं, एक्सेलेशन मैट्रिक्स में कौन सा विवरण जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, 1 और 2। जैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2, आप पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ कुछ मदें दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, 1, 2 और 4। तो यहाँ दिया गया है 1, 2 और 4। तो आप पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ कुछ मदें दी गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 1, 2 और 4। जैसे 1, 2 और 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ कुछ आइटम दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, 1, 2, 3 और 4। तो इसका हो जाएगा 1 केंद्र का पता, 2 ऑपरेटर नाम और संपर्क संख्या, 3 संपर्क शिकायत प्रकोष्ठ, और 4 रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। इन विवरणों में से कौन सा एक्सेलेशन मैट्रिक्स में जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ कुछ कथन दिए जा रहे हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, 1। तो यहाँ हो जाएगा आपको, तो आप पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ कुछ कथन दिए जा रहे हैं, आपको सही कथन की पहचान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर, ए।
इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए ऑप्शन 1 और 2, 1 और 2। तो आप पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आधार पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, दिए गए सभी विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार सृजित करने के लिए कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, नामांकन के दिन से 90 दिनों तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आधार वितरण में 90 दिन तक लग जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार वितरण के कितने तरीके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, दोनों, बी और सी। इसका हो जाएगा बी और सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निवासी आधार की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर 1947। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक निवासी ने अपना आधार पत्र खो दिया है और उसके पास नामांकन आईडी ई-आईडी उपलब्ध है। एसएमएस के माध्यम से आधार की स्थिति के लिए अनुरोध की प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दोनों, ए और बी, ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51,969 पर एसएमएस कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेनू ने आधार के लिए आवेदन किया। उसने एक नामांकन केंद्र में अपना जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण दिया। विवरण प्रक्रिया पूरी होने और रेनू को आधार भेजने में कितने दिन का समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, 90 दिनों तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा 10वीं कक्षा की छात्रा है। वह सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लाभ लेना चाहती है। वह अपने आधार को योजना से लिंक करने के लिए जल्दबाजी कर रही है, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। इस तरह के मामले में क्या किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, उसके आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए यूआईडी पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का प्रयोग करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है लेकिन वह अपना आधार संख्या जानता है। वह अपने निजी ईमेल आईडी पर अपना ई आधार प्राप्त करना चाहता है। उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, दोनों, ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निवासी का ई-आईडी और यूआईडी संख्या दोनों खो गया है। अपने आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित वेबसाइटों में से किसका अनुसरण करने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पीडीएफ प्रारूप के रूप में आधार.uidi.gov.in से आधार डाउनलोड करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी दर्ज करनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, दिए गए सभी विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आधार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए एक निवासी
निम्नलिखित में से किस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर 1947। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कीर्थाना आधार के लिए अपना नामांकन किया है। स्टेटस जानने के लिए किए गए निम्नलिखित वेबसाइटों में से किसका अनुसरण कर सकती है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर आधार http://uidai.gov.in। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, उसके पास केवल EID उपलब्ध है। ई आधार पाने के लिए अपनाए जाने वाले सही क्रम की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक निवासी उसके आधार कार्ड खो गया है लेकिन उसके UID या आधार संख्या को जानता है। कदम की सही क्रम पहचाने और इस मामले में आधार पाने के लिए अपनाई जाने वाली, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल पर आधार पाने के लिए इनमें से किस की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर 1 2 और 3। 1 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक ऑपरेटर को EID पुनः प्राप्ति प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सृजन करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जब पत्र 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी गंतव्य तक नहीं पहुंचता है तब पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सच हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, यदि आधार संख्या धारक ने अपने नामांकन ID या विशिष्ट ID खो दी है तो पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक आधार संख्या धारक एक अस्थायी नामांकन के अंदर से मुद्रित आधार भी ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, UID पुनः प्राप्ति प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मामले में मददगार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर उपयुक्त सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, PEC का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर अस्थायी नामांकन केंद्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टोल फ्री संख्या क्या है जिसके द्वारा एक आधार संख्या धारक ग्राहक सेवा अधिकारी को कॉल करके कुछ सुरक्षा सवालों के जवाब देकर अपना आधार पा सकता है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर 1947। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नामांकन एजेंसी को उसके अधीन काम करने वाले संचालकों की ID के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नामांकन एजेंसी को ऑपरेटरों पर्यवेक्षकों के बायोमेट्रिक उनके ऑनबोर्डिंग के दौरान कैप्चर करने से बचना चाहिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, हाँ बचना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जहां निवासी ने अपने कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया हो वहां नामांकन कर्मचारी को NA या NA दर्ज करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, झूठ, दर्ज नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अस्वीकरण से बचने के लिए नए सिरे से किसी भी नामांकन को करने से पूर्व आधार सुविधा की सक्रियता का पता लगाने के लिए डैश को अगर सक्रियता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, ऑपरेटर पर्यवेक्षक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नामांकन अद्यतन के दौरान नामांकन कर्मचारी को मोबाइल संख्या डैश को साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, निवासी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक अपवाद और उंगली के निशान सही नहीं पाए जाने पर नामांकन कर्मचारी द्वारा किसी भी निवासी को नामांकन करने से इनकार कर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको झूठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, नामांकन कर्मचारी को निवासी से नवीन नामांकन के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निवासी के पूर्व नामांकन की स्थिति जांचने के बिना नामांकन कर्मचारी को निवासी का पुनः नामांकन नहीं करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, दिव्यांगजन वरिष्ठ नागरिकों गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई है, उनमें से कौन सी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ यह देखते हुए कुछ कथन से पूछता ही कौन सा सही कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई है, उनमें से कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 2, 3 और 4। जैसे 2, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ यह देखते हुए कुछ कथन से पूछता है कि कौन सा सही कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, 3 और 4। 3 और 4। तो चलिए पढ़ के समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ कुछ उक्तियाँ दी गई है, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ऑपरेटर पर्यवेक्षक अन्य ऑपरेटरों को उसके लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग कर उसके नामांकन क्लाइंट पर लॉग इन करने की अनुमति देनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको झूठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ऑपरेटर सुपरवाइजर को धोखाधड़ी से बचने के लिए अक्सर पासवर्ड डैश करना चाहिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पासवर्ड परिवर्तन करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ऑपरेटर सिंक के लिए आदर्श आवृत्ति का होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, रोजाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ऑपरेटर पर्यवेक्षक को नामांकन अद्यतन प्रक्रिया करने के लिए डैश का पालन करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, स्टैंडर्ड ऑपरेटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निवासी द्वारा प्रदान किया गया कोई भी दस्तावेज पहचान के प्रमाण और निवासी के प्रमाण के रूप में मान्य हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, नामांकन अद्यतन प्रक्रिया के दौरान किसी भी सह ऑपरेटर पर्यवेक्षक के किसी भी धोखेबाजी की प्रक्रिया के मामले में किसे सूचित किए जाने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, अधिकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नामांकन फाइल या बैकअप डैश के दिशा निर्देशों द्वारा भंडारित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्राधिकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में नामांकन कर्मचारी द्वारा निवासी के प्रति उसकी भावना के अनुरूप सुलझाए जाने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, दुविधा के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नामांकन अद्यतन डिवाइस की जीपीएस समन्वय की आवश्यकता कब पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, रोज नामांकन अद्यतन गतिविधि शुरू करने से पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्या एक ऑपरेटर सुपरवाइजर एक ही आईडी का उपयोग करके एकाधिक नामांकन अद्यतन मशीनों पर काम कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ऑपरेटर सुपरवाइजर को बेहतर अभ्यासकर्ता के रूप में अपने सभी खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नहीं, पासवर्ड अक्सर बदला जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, धोखाधड़ी के किसी भी मामले में ऑपरेटर पर्यवेक्षक से निवासी के पैसे मांगने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नहीं, धोखाधड़ी की सूचना प्राधिकरण को देनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सभी नामांकन अद्यतन संबंधित फाइलें बैकअप किसी भी उपकरण में संग्रहित किया जाना चाहिए और अन्य ऑपरेटर को दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, नहीं, बैकअप सुरक्षित होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जीपीएस सिंक पूरा करने के बाद नामांकन करने के लिए उपकरण किसी अन्य जगह पर ले जाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, नहीं ले जाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अपने नामांकन के लिए निवासी द्वारा अपने रिश्तेदार के फिंगरप्रिंट जोड़ने के लिए निवासी के अनुरोध करने पर मामले में क्या यह अनुमति दी जानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, उंगली के निशान लेने से बचने के लिए किसी भी निवासी का बायोमेट्रिक अपवाद के रूप में नामांकन किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, नामांकन अद्यतन क्लाइंट में छेड़छाड़ की जा सकती है अगर यह ठीक प्रकार से काम न कर रहा हो या कोई त्रुटि दिखा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी निवासी का नामांकन करते समय फोटो ली जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर,
नहीं, फ़ोटो का फ़ोटो कभी नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, आधार अद्यतन के समय निवासी की फ़ोटो के स्थान पर क्या नहीं लिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा आपको ए नंबर, फ़ोटो की फ़ोटो नहीं लिया जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निवासी का डाटा दर्ज करते समय कौन सी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? इसका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से किस गतिविधि के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर रहेगा आपको तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, दोनों ए और बी। अगर आप फ़ोटो की फ़ोटो या जानवर की फ़ोटो लेने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और बी नंबर, अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 5 साल से अधिक आयु का कोई भी निवासी उंगली के निशान लेने से बचने के लिए बालक रूप में नामांकन करवा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 साल से कम उम्र या आयु के सभी बच्चे को उंगलियों के निशान लेने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, बाल नामांकन के मामले में नामांकन के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक को उनके माता पिता या अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, नहीं, झूठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, यदि निवासी के पास वैध दस्तावेज न हो तो ऑपरेटर सुपरवाइजर को इस मामले परिवार के मुखिया की भूमिका निभानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, झूठ, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, समाचार पत्र या कोई भी खाली कागज पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण समर्थित दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, झूठ, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, यदि ऑपरेटर द्वारा नामांकन हेतु गलत दस्तावेज, खाली कागज, समाचार पत्र प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मामले में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर सी, दिए गए सभी विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, आधार नामांकन के समय किसका मोबाइल संख्या या ईमेल आईडी जोड़ा जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, निवासी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार नामांकन करते समय ऑपरेटर मिश्रित बायोमेट्रिक उपयोग कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, झूठ, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ऑपरेटर पर्यवेक्षक निवासी से पैसे लेकर नामांकन क्लाइंट में कोई भी जानकारी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, नहीं। मूल दस्तावेज को स्कैन करने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, यदि निवासी चाहे तो पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण की फोटोकॉपी का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, मूल दस्तावेज को उसके अंकल,
सकने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ऑपरेटर सुपरवाइजर को नामांकन पूरा होने के बाद पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण की हार्ड कॉपी रखनी चाहिए। इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, कोई हार्ड डिस्क कॉपी नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार नामांकन और अद्यतन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने से बचा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर, 1, 2 और 3। जैसे 1, 2 और 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से पहचान के प्रमाण का वैध दस्तावेज कौन सा है। तो इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, दोनों, 1 और 2। तो 1 और 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मामले में यदि निवासी चाहे तो उसका क्या बायोमेट्रिक किसी भी अन्य निवासी के साथ बदला या मिलाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, यदि 6 साल के बच्चे के मामले में निवासी बाल नामांकन करना चाहता है तो क्या उसे अनुमति दी जानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, नहीं, क्योंकि उसकी उम्र 5 साल से ऊपर है। क्योंकि बाल नामांकन 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निवासी के अनुरोध करने पर क्या ऑपरेटर सुपरवाइजर निवासी की वास्तविक फ़ोटो के बजाय फ़ोटो की फ़ोटो ले सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ऑपरेटर द्वारा पहचान का प्रमाण और निवासी का प्रमाण की स्कैन प्रतियां एक अलग फोल्डर में रखी जा सकती है। इसका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, आवश्यकता पड़ने पर खाली पेपर को पहचान का प्रमाण और निवास का प्रमाण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, झूठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, यदि ऑपरेटर पर्यवेक्षक फॉर्म में ऐसी कोई जानकारी दर्ज करता है जिसका फॉर्म में उल्लेख नहीं है तो ऐसे मामले में निवासी को सूचित नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, झूठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, नामांकन अद्यतन का कार्य करने के लिए टेपर्ड मशीन का उपयोग पैसे कमाने के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, झूठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्या ऑपरेटर को जांच के बिना ही किसी भी अन्य ऑपरेटर द्वारा किए गए नामांकन पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्या ऑपरेटर को नामांकन क्लाइंट में निवासी के मोबाइल नंबर के बजाय अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, झूठ। क्योंकि निवासी से कहे कि वो अपना मोबाइल नंबर दे और उसी का नंबर लिखें। तो चलिए
आज का क्वेश्चन आंसर यहीं तक। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर आप पूछ सकते हैं। इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।